Hello students, how are you all? I am Krishan Kumar. Today we will discuss about class 9th and subject science. How we can score more than 90% in subject science. Let's start our syllabus and topic. We can discuss about that topic. Like जो हमारा साइंस का ये सिलेबस है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कम्प्लीटली। तो उसमें हम बात करेंगे जो 9th क्लास है, क्लास 9th सब्जेक्ट साइंस। तो इसका आज से हम लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और आपको प्रोवाइड करवाएंगे कंटिन्यू चैप्टर वाइज चैप्टर और टॉपिक टू टॉपिक। और साथ में जब आप जैसे ही हमारे इस डिस्क्रिप्शन को खोलेंगे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड होगा जिसमें आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में नोट्स होंगे और बिल्कुल क्लियर होंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, लिंक आपको दे दिया जाएगा। उससे पहले हम 9th क्लास की प्रिपरेशन की बात करेंगे कि हम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो स्कोर अच्छा करने के लिए अभी से हम अपनी जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर देंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आज हम बात कर लेते हैं जो हमारी 9th क्लास उसमें टोटल 15 चैप्टर हैं। 15 तो फर्स्ट 4 केमिस्ट्री, नेक्स्ट फिर 8, 9, 10, 11, 12 जो है हमारा, वहाँ पर आपके पास फिजिक्स मिलेगी आपको। फिर 13, 14 एंड 15 वो बायो के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। टोटल 15 चैप्टर है, 15 यूनिट कह लीजिए, चैप्टर कह लीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हो, हम चैप्टर वाइज ही स्टार्ट करते हैं। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते हैं कि भाई चैप्टर तो हमें पता ही है, कंटेंट हमारे पास होता है, एनसीईआरटी का जो फ्रंट पेज होता है। ठीक है, तो हम अपना चैप्टर ही स्टार्ट करते हैं। चैप्टर जो हमारे पास फर्स्ट है साइंस का, मैटर इन आर सराउंडिंग। चैप्टर का नाम है मैटर इन आर सराउंडिंग, जो कि आपको दिख रहा है, मैटर इन आर सराउंडिंग। तो मैटर इन आर सराउंडिंग हम पढ़ेंगे। तो इसमें जब हम पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें मैटर ही डिस्कस करना पड़ेगा। तो मैटर हमारे लिए बच्चों कोई नया टॉपिक नहीं है, मैटर हम पहले बहुत बार पढ़ चुके हैं। तो उसी को यहाँ पे थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन के साथ हमें पढ़ना है, तो वो हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज़ मैटर, सबसे पहले आपसे यही पूछा जाएगा व्हाट इज़ मैटर। इसकी डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर ये बनता कैसे उस पर डिस्कस करेंगे, फिर इंडिया के फिलोसफर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे कि किसने कैसे कैसे इनके बारे में डिस्कशन हुई, फिर ग्रीक साइंटिस्ट के बारे में। जनरली इनका ज़्यादा ब्यौरा हम नहीं देंगे क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है आपको वही फॉलो करनी है। ठीक है, और बाकी आप हमारे वीडियो देख सकते हैं और जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो तो एनसीईआरटी आपके लिए अच्छी बुक रहेगी। तो मैटर हम पढ़ते हैं, व्हाट इज़ मैटर। तो आपको अगर कोई पूछे व्हाट इज़ मैटर तो हमें बताना है एनीथिंग कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव डेफिनेट मास। ठीक है, एनी मटेरियल, एनी ऑब्जेक्ट दैट हैव डेफिनेट मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। आप ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ जिसका अपना मास होता है और जो स्पेस लेती है उसको हम बोलते हैं मैटर। कोई भी चीज़ है हमारे पास उसको हम मैटर बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो एनीथिंग occupy space and have definite mass is called मैटर। तो मैटर की ये डेफिनेशन रहेगी हमारे पास। तो मैटर क्या होता है इसको हम यहाँ पर ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। तो मैटर की हमें डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब हम मैटर को समझेंगे एग्जाम्पल से कि मैटर क्या होता है और क्या नहीं होता। तो एग्जाम्पल में हम अगर लेते हैं जस्ट एयर, तो एयर मैटर का एग्जाम्पल है बिकॉज एयर के अंदर पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट पार्टिकल, और जो बनता है एटम से बनता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड होती है एयर के अंदर, सल्फर। तो ये हमारा मैटर का एक पार्ट है। उसके अलावा हम जैसे मार्कर है, मार्कर को मान सकते हैं, बोर्ड है, बोर्ड को मान सकते हैं। ठीक है, हम एनिमल है तो भी मैटर के अंदर काउंट होते हैं। हमारे घर में कोई टेबल है, चेयर है, ठीक है, कोई लिक्विड में जैसे वाटर है हमारे पास, तो ये मैटर में आपको काउंट होगा। उसके अलावा ये हमारे एग्जांपल है मैटर की। जितनी भी हमारे अराउंडेड चीज़ है, जितनी भी सराउंड है, वो सारी मैटर काउंट होती है। अब मैटर तो हमें यहाँ तक इतना समझ में आया कि मैटर होता है कि उसकी डेफिनेशन बता देंगे, एग्जांपल बता देंगे। कुछ चीज़ें ऐसी जो मैटर नहीं होती, उस चीज़ों को आपको समझना है क्योंकि वो चीज़ें एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करती है, जस्ट हम उसको समझते हैं। लाइक फीलिंग हो गई, ठीक है, लव हो गया, किसी से हेट हो गया, तो ये चीज़ें क्या है, ये मैटर में काउंट नहीं होगी क्योंकि ये सिर्फ हमारी फीलिंग्स हैं जिनको आप मैटर नहीं कह सकते बिकॉज इनको ना तो स्पेस चाहिए ना इनको कोई डेफिनेट मास होता है। तो इन चीज़ों को हम मैटर में काउंट नहीं करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
तो मैटर वही होगा जिसका डेफिनेट मास होगा और जिसको स्पेस प्रोवाइड करवा सकते हैं हम, स्पेस चाहिए। अब जनरली ये मार्कर है तो इसको रखने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए, जितना इसका साइज़ है, लेंथ ब्रेड्थ हाइट, उतनी इसको जगह चाहिए, उसके बगैर इसको रखा नहीं जा सकता है। अगर ऐसे रखते हैं तो मिनिमम इसको इतना स्पेस तो चाहिए। दिस इज़ मैटर। तो मैटर हमारे पास ये होता है। एग्जाम्पल आप समझ लीजिएगा, मैटर में जैसे मार्कर, जो भी चीज़ें हमारे सराउंडेड है वो सारी मैटर होती है। जस्ट हमारी जो फीलिंग्स हैं उनको छोड़ दीजिए, वो मैटर में काउंट नहीं होंगी, ठीक है। तो ये हम मैटर पढ़ेंगे। तो मैटर की हमने आपको एग्जांपल दे दी, कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हैं, कंपलसरी नहीं है कि यही लिखना है, ठीक है। उसके बाद मैटर में क्या नहीं आता वो आपको होता है, जो भी हमारी फीलिंग्स होंगी वो उसमें नहीं आएंगी, जितनी भी, चाहे लव करना, हेट करना, ठीक है, ये चीज़ें हमारी बिल्कुल भी मैटर के अंदर काउंट नहीं होगी, क्योंकि इनका ना तो कोई डेफिनेट मास है, ना कोई, हम बात करें स्पेस लेती है जगह, तो जगह नहीं लेती चीज़ें, तो मैटर में काउंट नहीं होगी। मैटर को क्लासीफाई करेंगे। अब बात करते हैं, जो हम इंडियन साइंस के अकॉर्डिंग चलते, जो इंडियन फिलोसफर थे उन्होंने बताया था जो भी मैटर बना होगा इस पूरी अर्थ पे और यूनिवर्स में भी हम कह सकते हैं, तो वो मिनिमम जो भी चीज़ है वो मे बी 2 टाइप्स की होगी, तो मे बी लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ओनली 5 एलिमेंट्स से ही, साइंस भी मानती है इस चीज़ को। बाद में ग्रीक साइंटिस्ट ने बताया BC 460 के अराउंड, लगभग आज से 3000 साल के आसपास पहले की बात कर रहा हूँ। तो हमारी इंडियन साइंस बहुत आगे थी, तब भी थी, आज भी है, बस हम लोग थोड़ा सा मॉडर्न हो गए हैं, तो हम जो अदर कंट्री उनकी तरफ ज़्यादा इफेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए हमें लगता है कि हम पीछे। ऐसा नहीं है। जो मैटर हम पढ़ते हैं इसको हिंदी में पदार्थ बोलते हैं, इस साइंस की बुक में भी आपको मिलेगा। तो मैटर को पहले इंडिया वालों ने ही बताया था कि पदार्थ नाम की कोई चीज़ होती है। जो आज हम बेसिक 5, जो साइंस ने प्रूव किया कि बेसिक 5 एलिमेंट से मैटर बनता है, वो हम प्रूव करते आ रहे हैं कि जो मैटर होता है वो 5 चीज़ों से ही बनता है। उसको साइंस ने प्रूव कर दिया 5 एलिमेंट से बना। 5 एलिमेंट हम देख लेते हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते भी आए। नॉर्मली आपने कोई धार्मिक सीरियल देखा तो उसके अंदर जरूर देखा होगा 5 तत्व कौन कौन से होते हैं। एलिमेंट को यहाँ तत्व कह देते हैं हम हिंदी में, बस इतना ही फर्क है। तो वो बेसिक 5 एलिमेंट जिनसे मैटर बना होता है। तो इसमें एक रहेगा एयर, एक रहेगा वाटर, एक रहेगा फायर, एक रहेगा स्काई और लास्ट रहेगा अर्थ। तो आपने भी कहीं ना कहीं रामायण महाभारत में देखा होगा कि जो बेसिक प्रॉपर्टी है, जो मतलब हमारी जो बॉडी बनी हुई वो इन 5 चीज़ों से मिलके बनी हुई है। लगभग डिस्कस हो चुका होगा इस बारे में। तो यही इन 5 चीज़ों से मिलकर मैटर बनता है। मे भी वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, इस चीज़ का कोई मतलब नहीं। अगर वो नॉन लिविंग है तो भी ये तो एयर होगी, वाटर होगा, फायर होगी, स्काई, अर्थ, ऐसा कुछ होगा। लिविंग है तो भी उसके अंदर ही 5 बेसिक चीज़ें होती है। तो यहाँ तक तो था कि हमारा जो पदार्थ, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में मैटर, ये बुक के अंदर भी आपको मिलेगा कि इसको पदार्थ बोलते हैं। तो यहाँ तक तो ये था। अब हम क्लासीफाई करेंगे मैटर को। जो मैटर होता है वो हम 2 टाइप से इसको क्लासीफाई करते हैं। 2 कैटेगरीज हमने डिवाइड कर ली है। मैटर जो है जनरली हम क्लासीफाई करते थे, एक तो फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, एक केमिकली। तो फिजिकली हम इसको कैसे और केमिकली हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, उस चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। तो फिजिकली हम जो इसकी फिजिकल स्टेट देखेंगे, मैटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है। तो जो फिजिकल स्टेट होगी उसमें आपने जो जनरल पढ़ा उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे। तो जनरल होती है लिक्विड, सॉलिड से स्टार्ट कर देते हैं, सॉलिड। सेकंड होती है लिक्विड और थर्ड होती है गैस। तो ये 3 स्टेट तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6th क्लास से हम लोगों ने पढ़ा है। मैटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। सॉलिड हैव डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट मास, रिजिड स्ट्रक्चर, हार्ड, ऐसा हमने बहुत कुछ पढ़ा है, ठीक है। एंड लिक्विड की बात करें, दे हैव फिक्स वॉल्यूम बट नॉट शेप, वी पुट एनी वेसल और कंटेनर, इट कैन शेप ऑफ दीज कंटेनर, ये उसकी शेप, इट कैन गेन शेप ऑफ दीज कंटेनर, उस कंटेनर की शेप ले लेता है ये। उसके बाद गैस की बात करें, इट हैव नो फिक्स वॉल्यूम और नो फिक्स शेप, हमें पता है, ठीक है, जिस भी कंटेनर में आप डालोगे वैसी इसकी शेप हो जाती है। शेप भी क्या लेगी, तो इनके बीच में वॉल्यूम ना के बराबर ही होता है। अब आप 9th क्लास में होगे तो यहाँ पर आपको 4th और 5th 2 स्टेट और पढ़ाएंगे जो आपको अब नहीं लगेगी यहाँ पर। तो 4th जो स्टेट है वो है प्लाज्मा और 5th जो स्टेट है
वो है BEC। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फोर्थ जो स्टेट है वो है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा एक इतनी हॉट बॉडी है, जैसे हम अर्थ से बाहर चले जाएं, लाइक स्टार हो गया, ठीक है, तो इनमें कितनी ज़्यादा हीट होती है, इनका टेम्परेचर कितना, सन लाइक अ स्टार हमने पढ़ा है, सन तो एक छोटा सा स्टार है, तो उसका टेम्परेचर देख लो 10⁻⁷ केल्विन के आसपास होता है। जो सन का टेम्परेचर होता है वो 10⁻⁷ केल्विन होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है। तो अब देखिए कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, तो प्लाज्मा एक बहुत ज़्यादा वेरी हाई टेम्परेचर पे जो बॉडी होगी उसको हम प्लाज्मा बोलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ स्टेट। इसका नाम भी थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा, BEC। इसकी फुल फॉर्म बनती है बॉस एंस्टाइन कंडेंसेट। अब ये क्या है, बॉस एंस्टाइन कंडेंसेट, ये कैसा नाम हुआ? तो इसमें आपको बिल्कुल आसानी से याद होने वाला नाम है बॉस, मतलब सत्येंद्रनाथ बोस। इंडिया के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने फिफ्थ स्टेट के बारे में बताया मैटर की, तो उनका नाम उठा लिया वहाँ से बॉस। और अल्बर्ट आइंस्टाइन आप सभी जानते होंगे, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, तो उन्होंने यहाँ पे बताया उसी स्टेट को, दोनों ने मिलके ही किया था फिफ्थ स्टेट जो है, तो उनका दोनों का नाम उठाया, अल्बर्ट आइंस्टाइन का आइंस्टाइन और सत्येंद्रनाथ बोस का बोस। तो बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट ये फिफ्थ स्टेट होती है मैटर की, जिसमें टेम्परेचर बहुत लो होता है। इन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव भी किया था, वेरी लो टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे पास फिजिकल है। केमिकल को आगे डिस्कस करेंगे जब भी इसके बारे में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। जनरली केमिकल जो होता है कि इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जैसे कंपाउंड होता है, मिक्सचर होता है, होमोजीनियस होता है, हेट्रोजीनियस होता है, एलिमेंट होते हैं, इनके बारे में डिस्कस जब केमिकल आएगा तब इसको डिफाइन करेंगे। पहले हम जो आपके पास ये है तो फिजिकली स्टेट हम मैटर की पढ़ेंगे। तो फिजिकल स्टेट में हमें ये पता लगा कि जो स्टेट होती है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और BEC होती है। आज से आप सिर्फ 5 स्टेट को ध्यान रखोगे, 3 स्टेट नहीं बोलेंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। ठीक है, जनरली बच्चों से पूछे कि मैटर कितनी स्टेट में एग्जिस्ट करता है, बोलते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो जनरली हमें दिखती है रूम टेम्परेचर पे, जैसे गैस आपको दिख रही है, ठीक है, मतलब दिख तो क्या रही है, जिसको हम फील कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन होती है, एग्जिस्ट करती है। जैसे ऑक्सीजन गैस होगी जिसके बिना हम लिविंग नहीं रहेंगे। लिक्विड हम वाटर और मिल्क हो गया। सॉलिड में जितनी भी हमारे घर में नॉर्मली चीज़ होती है, जैसे मार्कर और बोर्ड भी सॉलिड फॉर्म में है, तो ये सॉलिड स्टेट। इसके अलावा प्लाज्मा और BEC के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना था। तो ये हमारे पास मैटर था। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी को हम आगे, फिजिकल जो स्टेट है इसको आगे पढ़ते हैं कम्प्लीटली, इसको देखिए आप। तो जैसे कि हमने मैटर पढ़ा है तो उस मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आगे कैसे डिस्कस करना है उसको समझेंगे। तो मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम एक्टिविटी से समझेंगे। ये आपके NCERT बुक के अंदर या कोई भी हेल्पिंग बुक अगर आपके पास है तो उसमें एक्टिविटी मिलेगी। एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे एक्टिविटीज़ मिलेंगी आपको। तो इन एक्टिविटीज़ को हमें समझना है। तो समझने के लिए पहली एक्टिविटीज़ क्या है, टू शो दैट मैटर हैज़ पार्टिकुलेट नेचर, मतलब उनके बीच में स्पेस होता है, ये हमें प्रूव करना है। जो मैटर होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। अब स्पेस कैसे समझते हैं? अब हमें लगता होगा मार्कर है, इसके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। तो इसके लिए हम मैटर की जो प्रॉपर्टी फिजिकल वो तो बाद में डिस्कस करेंगे आगे, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा। जैसे कि हमने भी डिस्कस किया सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है। लेकिन हमें टॉपिक में आना है कि मैटर जो पार्टिकुलेट नेचर के होते हैं, यानी उनके बीच में स्पेस होता है, ये हमें प्रूव भी करना है। तो इसकी प्रूफ के लिए हम करेंगे क्या, देखिए। लेट अस कंसीडर एक्टिविटी 1.1 वी कैन सोल्व कर रहे हैं, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। सोल्व के लिए लेट कंसीडर 1 बीकर, पोर सम वाटर, इसके अंदर हमने लिक्विड डाल दिया। हमने 100 ml बीकर लिया है और इसमें 50 ml लिक्विड ऐड कर दिया, वाटर कर दिया। जैसे हमने वाटर इसके अंदर ऐड किया उसके बाद हमने इसके अंदर सॉल्ट और शुगर इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो हमने कुछ सॉल्ट डाल दिया इसके अंदर, 5 ग्राम मान लेते हैं, और 10 ग्राम हमने इसमें शुगर डाल दी। ये आपको समझना है। तो अब जैसे हमने इस सॉल्यूशन के अंदर शुगर डाल दी, सॉल्ट डाल दिया, तो पहले डालते हुए आपको दिखाई देगा। फिर आपने ग्लास रोड से स्पून ले ली घर में, अगर घर में आप कर रहे हो तो कंटेनर ले सकते हो, बीकर लेना जरूरी नहीं। बस बीकर में थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता है, वहाँ पे हम इसलिए कर सकते हैं केमिस्ट्री लैब के अंदर। यहाँ पे आप उसको जैसे डिजोल्व करोगे, धीरे धीरे डिजोल्व करोगे, तो आफ्टर सम टाइम शुगर एंड सॉल्ट डिसअपीयर, दिखना बंद हो जाएंगे। यानी कि उस पानी के अंदर शुगर या सॉल्ट आपको दिखाई नहीं देगा। बहुत ना के बराबर पानी का हल्का सा कलर में चेंज आएगा, ना के बराबर।
उसके बाद आपको देखने से लगेगा ना तो इसके अंदर चीनी है ना ही पानी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, वो पानी तो है, चीनी और नमक नहीं है। तो वो चीनी और नमक गया कहाँ पर, हमें ये समझना पड़ेगा। तो वेयर इज शुगर एंड सोल्ट, कहाँ गया ये। तो इसके लिए हम उसको टेस्ट करेंगे पानी को, तो हमें पता लगेगा टेस्ट उसका स्वीट मीठा होगा और साल्टी नमकीन, दोनों मिक्स हो सकते हैं। अगर आप अलग अलग बीकर लेते हैं, एक में चीनी डालेंगे एक में नमक डालेंगे, तो एक नमक वाला सोल्टी मिलेगा आपको और चीनी वाला आपको मिलेगा स्वीट, ठीक है। अब हमें टेस्ट पे नहीं जाना, हमें जाना है इसमें शुगर और साल्ट गए कहाँ। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि जो हमने इसमें ऐड किया, तो वाटर पार्टिकल्स हैव सम स्पेस बिटवीन देम। जो वाटर के पार्टिकल्स थे, बनाते हैं यहाँ पर, देखिए समझने की कोशिश करनी है आपको। जो वाटर के पार्टिकल थे वो कुछ ऐसे थे, ठीक है, एक दूसरे से दूर थे और इनके बीच में पहले भी क्या था, स्पेस था। जब आपने ऊपर से शुगर या साल्ट इसके अंदर ऐड किया तो वो स्पेस के बीच में आ गए और डिजोल्व हो गए, ठीक है। नमक है वो दोनों स्पेस के बीच में आ गए, दूसरा, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या, जब वाटर के अंदर ही डिजोल्व हो गए, इट मीन्स मैटर कंसिस्ट स्पेस। जो मैटर है उनके बीच के जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के अंदर, कंसिस्ट स्पेस बिटवीन देम। तो पहले हमारी एक्टिविटी हो जाती है कि हम यहाँ से प्रूव कर देते हैं शुगर और सॉल्ट अगर डिजोल्व हो जाता है वाटर के अंदर, दैट मीन्स वाटर पार्टिकल कंटेन स्पेस बिटवीन देम। तो पहली हमारी एक्टिविटी हो जाती है कि जो पार्टिकुलर नेचर के होते हैं, यानी कि इनके बीच में स्पेस होता है। ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी हो जाती है। सेकंड एक्टिविटी हम देखिए साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। तो जो साइज होता है पार्टिकल बहुत टीनी होता है, बहुत छोटा होता है। पार्टिकल का साइज हम सोच भी नहीं सकते, इतना छोटा होता है। टीनी पार्टिकल हम इसको कह सकते हैं, उसको भी प्रूव करेंगे इतना छोटा होता कैसे है। तो इसके लिए भी हम एक्टिविटी 1.2 को यहाँ पर सोल्व करते हैं, इस चीज़ को समझते हैं। 1.2 एक्टिविटी हम यहाँ पर करते हैं। लेट अस टेक अ बीकर, हमने एक बीकर लिया, पोर सम वाटर, इसमें हमने वाटर पोर कर दिया, 50 ml वाटर पोर कर दिया, पोजीशन है हमारी, और 100 ml का हम बीकर लेके चल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वी ऐड सम KMnO4, यू नो KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। तो हमने इसमें कुछ 1 स्पून के आसपास हमने इसमें KMnO4 डाल दिया, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको हिंदी में लाल दवाई कहते हैं। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये जनरली पर्पल से कलर का होता है, लेकिन आप वाटर के अंदर डिजोल्व करोगे तो ये डार्क पिंक, वो डिजोल्व के डिपेंड करता है कि आपने डिजोल्व ज़्यादा किया या कम किया। अगर कम डिजोल्व करो तो लाइट पिंक कलर देगा, नहीं तो डार्क पिंक कलर देगा, ठीक है। अब आपने इसमें डिजोल्व किया तो ये कलर डार्क आ गया, सपोज कर लेते हैं डार्क आ गया, ठीक है, डार्क पिंक। इस चीज़ को ध्यान से समझना। अब आपने करना क्या है, टेक अ टेस्ट ट्यूब, आपने एक टेस्ट ट्यूब और ली जो कि 10 ml की है, और इसको इससे फिल कर लिया, इसके अंदर ये सॉल्यूशन डाल लिया। कितना है ये, 10 ml, ठीक है। 10 ml आपने यहाँ से सॉल्यूशन निकाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट हम बीकर लेंगे वाटर का, उसमें 50 ml फिर वाटर होगा। अब ध्यान से समझना इस चीज़ को, सॉल्यूशन नहीं है, 50 ml वाटर है इस बीकर के अंदर। अगर 50 ml वाटर है बीकर के अंदर, तो हम ये 10 ml जो हमने सॉल्यूशन निकाला था KMnO4 एंड वाटर, इसको डालेंगे इस बीकर के अंदर। तो जैसे ही आपने इस बीकर के अंदर डाला, उससे हल्का लाइट आएगा, पूरा लाइट तो नहीं आएगा, लाइट पिंक बनाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास पोटेशियम परमैंगनेट की अमाउंट ज़्यादा थी, यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की अमाउंट कम है, यहाँ पर हमने डाला तो थोड़ा लाइट पिंक आया। नेक्स्ट फिर हम, ये फर्स्ट बीकर था हमारे पास, ये सेकंड बीकर है, इसमें वाटर था, बाद में हमने यहाँ से 10 ml KMnO4 का सॉल्यूशन लिया और वो इसमें डाला तो लाइट पिंक कलर आ जाएगा। नेक्स्ट फिर हम थर्ड बीकर लेंगे, उसमें भी यही काम करना है हमने। उसमें इसमें से 10 ml निकालेंगे, इसमें से लाइट पिंक वाले में से इसमें डालेंगे, इसमें और भी ज़्यादा लाइट आ जाएगा। ऐसे हम चलते जाएंगे। 5 से 6 के बाद अगर हम नोट करेंगे, ये बात रिपीट होगी धीरे धीरे, तो इसका कलर वेरी लाइट शो होगा, बिल्कुल हल्का पिंक कलर शो करेगा। इससे क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव होता है, एक बार समझते हैं थिंकिंग में। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट के जो क्रिस्टल थे वो 1 लाख थे, आपने टेस्ट ट्यूब में से निकाले, हो सकता है 1000 आ गए हो, 10,000 आ गए हो, मान रहे हैं।
वो इसमें आपने पुट किए, फिर उसने 50 ml वाटर के साथ बॉन्डिंग की अपनी, 50 ml के वाटर के साथ बॉन्डिंग की, तो वहाँ पे जो उनका डिफ्यूजन था, मतलब जो फैलना था वो फैल गए पूरे बीकर के अंदर, ठीक है। फिर आपने यहाँ से 10 ml फिर सोल्यूशन निकाला, 10 ml सोल्यूशन निकालने का जब आप इस 15 पुट करोगे तो हो सकता है यहाँ पे 10,000 थे, वहाँ से हम सपोज करें 1000 ही इसमें से पार्टिकल आ पाए, बाकी इसके अंदर रह गए। 1000 यहाँ पर आपने पुट किए, फिर उन्होंने 50 ml वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाई, 50 ml वाटर के साथ बॉन्डिंग बनाने के बाद उनको जब निकाला गया तो उससे 100 निकले, उसके बाद 10 मॉलिक्यूल निकले, हो सकता है 1 मॉलिक्यूल। तो धीरे धीरे जो अमाउंट ऑफ KMnO4 की है, नॉट सॉल्यूशन की, KMnO4 की, दैट इज़ लो। धीरे धीरे इसकी जो अमाउंट होती जाएगी वो लो होती जाएगी, और जैसे जैसे लो होती जाएगी, वाटर की क्वांटिटी तो 50 ml ही है, दैट्स द रीजन द कलर ऑफ लास्ट बीकर इज very light pink. It means the size of particle is very small. देखिए इस छोटी सी जो टेस्ट ट्यूब, इसमें कितने सारे पार्टिकल आ गए होंगे, उसके बाद इससे हमने निकाले तो कुछ पार्टिकल इसमें गए, कुछ पार्टिकल ऐसे वो पार्टिकल आगे चलते रहे, इट मीन्स द साइज ऑफ पार्टिकल इज वेरी स्मॉल। तो ये आपको एक एक्टिविटी आपकी बुक में मिल जाएगी, इसको करना है, अच्छे से समझना है। जो साइज होता है पार्टिकल का, मैटर जिससे बना होता है वो बहुत ही छोटे होते हैं पार्टिकल, वी कांट सी इन आवर नेक्ड आइज, वी हैव टू यूज माइक्रोस्कोप, वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और अदर टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप वी कैन यूज फॉर दिस एक्सपेरिमेंट इफ वी वांट टू सी स्मॉल पार्टिकल। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 एक्टिविटी हमारी यहाँ पर हो गई है, 3rd एक्टिविटी हम करते हैं। 3rd एक्टिविटी हम करेंगे मूविंग नेचर ऑफ पार्टिकल। ये हमें पता होना चाहिए कि पार्टिकल जो होते हैं वो नेचर से मूविंग होते हैं, मूविंग मतलब मूव करते हैं वन प्लेस टू अदर प्लेस, इस चीज़ को हम समझेंगे। तो ये होता है या नहीं होता इसको प्रूव करेंगे। यहाँ पर इंसेंस स्टिक्स यानी कि अगरबत्ती की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो उसको हम समझेंगे। तो 3rd हम इसका सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। इस एक्टिविटी को हम समझते हैं 1.3। 3rd एक्टिविटी हमें क्या कहते हैं, मूविंग नेचर ऑफ पार्टिकल इंसेंस स्टिक्स। इफ़ बी बर्निंग इंसेंस स्टिक, ठीक है, इट प्रोड्यूस हॉट गैस और वेपर हम कह सकते हैं। अगर हम इसको बर्न करेंगे तो क्या होगा, तो ये वेपर देगी, ठीक है, इस चीज़ को आपको समझना है। उसके बाद मतलब गैस इससे निकलेगी। अगरबत्ती जब हम, आपने नोट किया होगा सुबह सुबह जब आपकी मदर या घर में कोई भी बड़ा बंदा जब हमारे घर से उठता है और सुबह सुबह हम धूप बत्ती करते हैं, जिसको बोलते हैं, यानी कि अगरबत्ती हम जलाते हैं, तो होता क्या है, आपके घर में कहीं छोटा सा एक मंदिर होगा जहाँ भी आपने इसको बनाया हो, तो नॉर्मल अगर आप बात करें तो आपने अगरबत्ती अगर एक रूम में जलाई है और आपका घर जो है वो ओपन ना है, ज़्यादातर ओपन नहीं है और वो क्लोज टाइप में है, तो वहाँ पर आपको पूरे घर में उस अगरबत्ती की स्मेल महसूस होगी। उसका कारण क्या है, तो जो पार्टिकल होते हैं अगरबत्ती के वो दूर तक फैलते हैं, ठीक है। तो वो पार्टिकल कैसे होते हैं, नेचर से मूविंग होते हैं, ठीक है। व्हेन वी बर्न इंसेंस स्टिक्स produce hot gas, we know that the speed of gas particle are very high as compared to liquid or solid। जो गैस के पार्टिकल है वो स्पीडली मूव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड। जिस डायरेक्शन की हवा होगी उसी डायरेक्शन में वो आपको महसूस होगा। तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो मूव करते हैं। तो यानी कि जो अगरबत्ती की स्मेल है वो आप तक आ जाएगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गर्म चीज़ों की स्मेल ज़्यादा आती है, उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है, उस चीज़ों को समझेंगे। 4th जो हमारे पास है रेट ऑफ डिफ्यूजन, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। डिफ्यूजन होता है जनरली, नॉर्मली पढ़े, टूटना, फैलना, ठीक है। सेपरेट क्यों नहीं यूज़ किया, डिफ्यूजन होता है किसी चीज़ के अंदर जब घोले तो वो टूट जाए पूरी तरह से, इसलिए उसको डिफ्यूजन कहते हैं हम। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का रेट पढ़ेंगे। रेट मतलब पैसे की बात नहीं हो रही है, रेट मतलब होता है टाइम के अकॉर्डिंग, कितने टाइम में कितना डिफ्यूज होगा। जब भी आप अब 9th क्लास में हो गए हैं तो इसका ध्यान रखेंगे, जब भी यहाँ पर रेट का मतलब होगा तो टाइम से रिलेट कर रहे हैं हम चीज़ को, कितने टाइम के बाद कोई चीज़ होगी। फिजिक्स में जनरली आप बार बार यूज़ करोगे रेट को। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ 2 डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स, 2 अलग अलग तरह के हम पार्टिकल लेते हैं तो उनका डिफ्यूजन क्या रहेगा, तो इस चीज़ को हम समझते हैं। देखिए कैसे, लेट अस कंसीडर अ बीकर। एक हम बीकर लेते हैं 100 ml और इसमें हम 80 ml वाटर डाल लेते हैं, ठीक है। ये वाटर सपोज कर लीजिए, बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सपोज ही कर लीजिए इसके अंदर वाटर है। पुट वन ड्रॉप ऑफ ग्रीन इंक, हमने एक ग्रीन कलर की इंक इसके अंदर डाली, 1 ड्रॉप, ठीक है। और 1 ड्रॉप ऑफ हनी, ठीक है, ये हमने 1 ड्रॉप हनी की डाल दी। तो हम थोड़ा सा इसको अलग अलग रिप्रेजेंट कर देते हैं, इंक को इससे और हनी को इससे। अब क्या होगा, जैसे ये पानी में जाएंगी
तो वी नो दैट जो इंक है वो क्विकली स्प्रेड हो जाएगी, जो पानी के अंदर इंक आपने डाली वो जल्दी फैल जाएगी, लेकिन जो हनी शहद है वो कम फैलेगा। ये बात आपको पता है, और नॉर्मली आपको पता भी है कि शहद को घोलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें समझ में आता है जो हमने डिफरेंट टाइप के पार्टिकल डाले उनका जो डिफ्यूजन रेट है वो डिफरेंट है। पानी उनके लिए कांस्टेंट है, 50 ml जो वाटर डाला था, जो वाटर है वो कांस्टेंट है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, बट जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो डिपेंड करता है पार्टिकल पे, उनकी डेंसिटी पे, उनकी पार्टिकल के बीच के फोर्स पे। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फोर्स के बारे में जब हम सॉलिड बात करते हैं। ये समझ में आपको आ गया होगा कि जो डिफरेंट टाइप के पार्टिकल है उनके बीच में डिफरेंट टाइप का डिफ्यूजन होता है। तो हमारा इसका लास्ट टॉपिक है यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब ये जो डिफ्यूजन हुआ क्या ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो इस चीज़ को हम समझेंगे। तो जो डिफ्यूजन है वो टेम्परेचर पे बिल्कुल डिपेंड करता है, उसका कारण हम समझेंगे। व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज देयरफॉर डिफ्यूजन इज ऑल्सो इंक्रीज। ये आपको बात याद रखनी, टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाते तो डिफ्यूजन बढ़ेगा, ठीक है, और टेम्परेचर को अगर हम कम करते तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो डिफ्यूजन कैसे बढ़ जाएगा, सपोज कर लीजिए ये एक्टिविटी हमारी हो गई, हम आगे कर लेते हैं एक्टिविटी नंबर 5। 1.5 को हम यहाँ पर कर रहे हैं सोल्व। तो इस चीज़ को हम समझेंगे कैसे इसको सोल्व करना है, टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट डालता है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हम एक कंटेनर या बीकर लेते हैं, हमने एक कंटेनर या बीकर लिया, दूसरा एक और कंटेनर और बीकर लिया, तो आपको बताएंगे और आपने ये रियल लाइफ में भी किया हुआ है, ठीक है, उसको समझाएंगे आपको। एक के नीचे हमने बर्नर लगा दिया, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। एक के नीचे हम क्या यूज़ कर लेंगे, बर्नर यूज़ कर लेंगे। हमने बर्नर लगा दिया, बर्नर, और इसमें 50 ml वाटर और इसमें 50 ml, दोनों में हमने जो वाटर की अमाउंट ली वो इक्वल ली है, और इसमें 10 ग्राम शुगर डाल दी हमने, और इसमें भी 10 ग्राम शुगर डाल दी हमने। अब होगा क्या, जनरली क्या है, हमने नॉर्मल वाटर लिया था दोनों में, एक तो इसमें शुगर डिजोल्व करोगे आप और एक हॉट वाटर में शुगर डिजोल्व करोगे, तो वी नो दैट हॉट वाटर इज़ रेडियली जल्दी, बहुत जल्दी रैपिडली डिजोल्व कर लेगा शुगर को, और गर्म पानी में चीनी जल्दी ही घुल जाती है। अगर पानी ठंडा होगा तो उसमें चीनी घुलने में टाइम लेगी, बिकॉज वी नो दैट when temperature is increased therefore the rate of diffusion is also increase। जो डिफ्यूजन रेट है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ये आप जैसे गर्मियों में कई बार नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें भी आपने नोट किया होगा, अगर गलती से आपने ठंडे पानी के अंदर चीनी घोलनी शुरू कर दी तो वो काफ़ी टाइम लेगी। उसका भी एक रीज़न है, उसको आगे हम पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की, जो जिनका टेम्परेचर जाता है उनमें पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी को आगे समझेंगे। तो यहाँ पर आपको फिलहाल इतना ही समझना है, टेम्परेचर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो डिफ्यूजन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा, तो चीनी जल्दी घुलना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारा पहला लेक्चर था स्टूडेंट्स, आप हमारे साथ बने रहिए, और जल्द ही हम सेकंड लेक्चर लेकर आएंगे, जो कि इसमें अब हम अगला टॉपिक हमारा जो रहेगा वो मैटर रहेगा, फिजिकल स्टेट को हम पूरा कंप्लीटली डिस्कस करेंगे।